चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इस टॉपिक में एक क्वेश्चन चल रहा है पेंडिंग, क्वेश्चन नंबर 40। आइए क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं। Marian Petrochemicals Limited is operating at 80% capacity and presents the following information। हमारे पास ब्रेक इवन सेल्स है 400 करोड़ की, पीवी रेशो है 30% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी दे दिया 120 करोड़। Marian management has decided to increase production to 95% capacity level with the following modifications। तो changes क्या है? Selling price will be reduced by 10% and variable cost will be increased by 2% on sales and fixed cost will increase by 50 crores including depreciation on addition but excluding interest on additional capital। Additional capital of 100 crores will be needed for capital expenditure and working capital। ठीक है, अब रिक्वायरमेंट में indicate the sales figure with the working that will be needed to earn 20 crores over and above the present profit and also meet 15% interest on additional capital। देखिए, ये कह रहे हैं कि अल्टीमेटली चेंजेस हो रहे हैं, चेंजेस इनकॉर्पोरेट करो और बताओ वो सेल्स फिगर जिस पर हम प्रेजेंट प्रॉफिट के कंपैरिजन में 20 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। यानी कि एक रिक्वायरमेंट क्या बन गई कि पहले तो पता करना व्हाट इज प्रेजेंट प्रॉफिट, उसमें हम 20 करोड़ जोड़ देंगे तो हमारे पास टारगेट प्रॉफिट आ जाएगा। बट ये भी इंश्योर करना है दैट 15% इंटरेस्ट ऑन एडिशनल कैपिटल भी हमारा मीट हो जाए। तो अल्टीमेटली देखिएगा मेरी बात ध्यान से, आप ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, सेल्स इन रुपी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ठीक है, जो भी चीजें हैं वो हम फिगर आउट कर लेंगे। देखिए, ये जो प्रॉफिट होता है ना, जो मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट आता है, इसे हम बोलते हैं कि दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब इट इज ईबीआईटी। ईबीआईटी में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट, और फिर ईबीटी आता है। ईबीटी में से आगे फिर हमारे पास टैक्सेशन वगैरह माइनस होता है, तो अल्टीमेटली बाकी का प्रॉफिट वगैरह आ जाता है। सो दे आर टॉकिंग अबाउट अ टारगेट प्रॉफिट, ये वाला ईबीटी वाला टारगेट प्रॉफिट जिसमें से हम ऑलरेडी इंटरेस्ट, जिसकी कैलकुलेशन में ऑलरेडी इंटरेस्ट कंसिडर किया जा चुका है। ये कह रहे हैं इनको एक प्रॉफिट चाहिए, बट उस प्रॉफिट वो जो होगा वो इंटरेस्ट लायबिलिटी मीट करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट होगा। तो वो इसकी बात कर रहे हैं, वो इस प्रॉफिट की बात कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली हमारे फॉर्मूला में तो ईबीआईटी आता है ना, हमारे फॉर्मूला में तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है विच इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारे लिए टारगेट प्रॉफिट इज इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट, उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दो तो बाकी की बची हुई चीज आ जाएगी कि 20 करोड़ ओवर एंड अबव द प्रेजेंट प्रॉफिट। स्टिल ये बात अभी लिख के आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो मुझे क्या पता करना है जी? प्रेजेंट प्रॉफिट। मुझे क्या पता करना है? एक तो ये फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि उन्होंने बोला फिक्स कॉस्ट जो है वो 50 करोड़ से बढ़ रही है, तो ओरिजिनल फिक्स कॉस्ट क्या थी मुझे वो पता करनी है। ऑल्सो बिकॉज सेलिंग प्राइस वगैरह चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट चेंज हो रहे हैं, तो पीवी रेशो क्या आने वाली है। बेसिकली इस फॉर्मूला में आने वाली सारी चीजें मुझे फिगर आउट करनी ही करनी है। सो लेट अस फर्स्ट फिगर आउट जो चीजों में चेंज हो रहा है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 40। एक तो इन्होंने बोला कि सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस्ड बाय 10%। जी, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या था मुझे नहीं पता चल सकता। क्वेश्चन ने कोई यूनिट्स वाली इंफॉर्मेशन हमें बताई ही नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, राइट। अब दूसरी चीज इन्होंने बोला वेरिएबल कॉस्ट विल बी इंक्रीज्ड बाय 2% ऑन सेल्स। इसे अंडरलाइन कर लें, वेरिएबल कॉस्ट 2% से नहीं बढ़ रहा है, वेरिएबल कॉस्ट रेशो 2% से बढ़ रही है। इन्होंने वर्ड ऐड कर दिया ऑन सेल्स। तो वेरिएबल अगर सिर्फ इतना बोल देते ना, लेट अस से ये ऑन सेल्स वर्ड ना होता, सिर्फ ऐसा बोल देते वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 2%, हम बोल देते हाँ जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 2% से बढ़ रहा है, बात खत्म होगी। अब इन्होंने बोल दिया वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 2% ऑन सेल्स, तो इस लाइन का ये मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो 2% से बढ़ गई है। अब देखिए, पहले वो 70% थी, ओरिजिनली पीवी रेशो वो 70% यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो 70 थी, अब वो 72% हो गई है वेरिएबल कॉस्ट रेशो, अब वो 72
2% हो गई है वेरिएबल कॉस्ट रेशो। आपको इस हिसाब से काम करना है, ठीक। तो देखिए, आपने क्वेश्चन नंबर 40 में बोला कि ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट रेशो, ओरिजिनल वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या है जी? इट इज 100 माइनस 30 यानी कि 70%। तो रिवाइज्ड वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या हो गई? 70 प्लस 2 यानी कि 72%। दिस इंप्लाइज रिवाइज्ड पीवी रेशो हो गई 28%। तो रिवाइज्ड पीवी रेशियो की कैलकुलेशन में वो सेलिंग प्राइस 10% क्या हो रहा था उसका कोई रोल नहीं रहा, बिकॉज वेरिएबल कॉस्ट रेशियो के बारे में क्वेश्चन ने बोल दिया। तो वेरिएबल कॉस्ट से हम अपने आप ही पीवी रेशियो पर आ जाते हैं, इसी में अपने आप ही अल्टीमेटली वो हमारी रिवाइज्ड सेलिंग कॉस्ट की बात जो है वो इनकॉर्पोरेटेड है, ठीक है। इसी 72% में ही अल्टीमेटली 72% इज बेस्ड ऑन इवेंचुअली द रिवाइज सेलिंग प्राइस ऑल्सो। तो हमने बोल दिया कि जी पीवी रेशियो हमारे पास 28% की आ गई। ये था हमारा एक टारगेट, डिनोमिनेटर है मेन रिक्वायरमेंट के लिए, ये पीवी रेशियो डिनोमिनेटर है। अब हमें क्या पता करना है? ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, क्योंकि ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी। बताएं ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 120 करोड़। ब्रेक इवन सेल्स से निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक इवन सेल्स हमारे पास ओरिजिनल है। ब्रेक इवन सेल्स इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। ब्रेक इवन सेल्स है हमारे पास 400 करोड़ की, और ओरिजिनल पीवी रेशियो हमारे पास 30% की है। तो ओरिजिनल फिक्स्ड कॉस्ट आ गई 120 करोड़। हाँ जी 120 करोड़। और क्वेश्चन ने बोला था कि इट विल इंक्रीज बाय 50 करोड़। तो रिवाइज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास आ गई 170 करोड़, ठीक। अब मुझे पता करना है ओरिजिनल प्रॉफिट। मुझे पता कर, हाँ जी कैसे पता करें? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। हाँ जी, तो ओरिजिनल प्रॉफिट आ रहा है 36 करोड़। 36 करोड़। अब रिवाइज्ड प्रॉफिट क्या है? देखिए रिवाइज्ड प्रॉफिट है कि ओरिजिनल प्रॉफिट पर 20 करोड़ और प्रॉफिट कमाया जाए, बट ये प्रॉफिट ऐसा प्रॉफिट है जिसने ऑलरेडी इंटरेस्ट लायबिलिटी को भी कवर कर दिया है। यानी कि रिवाइज्ड ऑपरेटिंग प्रॉफिट, अल्टीमेटली मेरे मार्जिनल कॉस्टिंग में ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है, पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग को ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब है। तो अल्टीमेटली अगर मेरा प्रॉफिट ये कितना है, इंटरेस्ट हमारे पास 15% ऑन एडिशनल कैपिटल 100 करोड़, ये मुझे बताना ये प्रॉफिट कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है? 71 करोड़। 71 करोड़। तो अगर मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 71 करोड़ आ रहा है, तभी इसमें से 15 करोड़ की इंटरेस्ट लायबिलिटी मीट होगी, और इंटरेस्ट लायबिलिटी मीट होने के बाद तभी मैं टारगेट प्रॉफिट 56 करोड़ का कमा पाऊंगी। तो हाँ टारगेट प्रॉफिट 56 करोड़ का है, बट दैट टारगेट प्रॉफिट शुड आल्सो कवर द इंटरेस्ट लायबिलिटी, कि इंटरेस्ट लायबिलिटी मीट ऑफ करने के बाद टारगेट प्रॉफिट इज 56 करोड़। यानी कि बिफोर इंटरेस्ट टारगेट प्रॉफिट कितना हो गया? प्री इंटरेस्ट आप इसे बोल दो या बिफोर इंटरेस्ट बोल दो, 71 करोड़, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आंसर करते हैं। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है सेल्स फिगर। सेल्स इन रुपी इज इक्वल टू
फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। तो आपके पास फिक्स्ड कॉस्ट कितना था 170 करोड़ प्लस प्रॉफिट 71 करोड़ एंड पीवी रेशो इज 28%। 2 डेसिमल प्लेसेस तक मुझे इन करोड़ फिगर बता दें ये कितनी आ रही है। $860.714 860.71 करोड़ 860.71 करोड़। ठीक है, ये है हमारी फर्स्ट रिक्वायरमेंट। बताएं सभी को क्लियर है ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट तक? यस मैम। ठीक है, सेकेंड रिक्वायरमेंट, व्हाट विल बी द रिवाइज्ड ब्रेक इवन सेल्स? ये सिंपल है, ब्रेक इवन सेल्स का फॉर्मूला लगा दो, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट अब कितनी है 170 करोड़ और पीवी रेशो 28%। ये कितना आ रहा है प्लीज बताना? 607.14 करोड़। थोड़ी ओवरलैपिंग वॉइस थी, एक सेकेंड। दिस इज 607.14 करोड़। ठीक है, 607.14 करोड़। एंड इन्होंने फिर पूछा पीवी रेशो। जी पीवी रेशो तो एज कैलकुलेटेड अबव 28% है। एंड देन दे आर आस्किंग फॉर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप या तो ऐसे बोल दें कि एक्चुअल सेल्स हम कर रहे हैं 860.71 करोड़ की, उसमें से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दें, या हमारे पास प्रॉफिट टारगेट है 71 करोड़ का, उसके हिसाब से बता दें, व्हाटएवर। 253.5857 607.14 करोड़। एक सेकेंड, 256.54 मेरे पास डिफरेंट क्यों आ रहा है? 253.57 253.57 करोड़, यही है ना 253.57? यस मैम। यस मैम। ओके ठीक है जी। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40। इसमें मेन पॉइंट सिर्फ यही था दैट वेरिएबल कॉस्ट की अगर वर्डिंग्स बदल दी तो मीनिंग चेंज हो गया। अगर बोल देते हैं वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 2%, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इंक्रीजिंग बाय 2%। अगर ऐसे बोल दिया वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीजिंग बाय 2% ऑन सेल्स, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो को आप 2% से बढ़ा देंगे। ठीक है, विद दिस हमारे पास एक मेन टॉपिक कवर हो जाता है। अभी भी जो ये कॉन्सेप्ट है ब्रेक इवन पॉइंट का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, आगे भी काम आता रहेगा, बट राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द ग्राफिकल एस्पेक्ट, ब्रेक इवन चार्ट। ब्रेक इवन चार्ट, चलिए जी मेरे साथ बनाना शुरू कर दें। वैसे आपने ब्रेक इवन चार्ट समझा हुआ है इकोनॉमिक्स में, बचपन में कहीं ना कहीं तो आपने ये पढ़ा ही हुआ है। एक्स एक्सिस पर अगर आप प्लॉट करते हैं यूनिट्स और वाई एक्सिस पर आप प्लॉट कर रहे हैं रुपी वैल्यू, ठीक है, फिर ये आपके पास हो गया वेरिएबल कॉस्ट और आपके पास ये है फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट से ही एक पैरेलल लाइन जा रही है टोटल कॉस्ट की, ठीक। और वैसे एक सेल्स ग्राफ वो भी 0 से ही शुरू होगा, वो एक सेल्स ग्राफ है। पहले यहां तक का काम कर लें, फिर जिस पॉइंट पर सेल्स और टोटल कॉस्ट का ग्राफ इंटरसेक्ट करता है इसे हम बोलते हैं
ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, और वाई एक्सिस पर प्लॉट कीजिए, यही है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स या इन रुपी। ठीक, फिर आप कोई भी आउटपुट लेवल ले लें, कोई भी आउटपुट लेवल विच इज बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट, और उसको एक्स और वाई एक्सिस पर एक्सटेंड कर दें। दिस इज एक्चुअल सेल्स इन यूनिट्स एंड वाई एक्सिस पर यही बन जाएगा एक्चुअल सेल्स इन रुपी। अब एक्चुअल सेल्स और ब्रेक इवन पॉइंट के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, बताओ बताओ? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स और ये है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, वो एंगल जिस पर सेल्स और टोटल कॉस्ट की लाइन इंटरसेक्ट करती है, वो एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और लास्ट में एक चीज कि आपको मालूम ही है, सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। तो बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट जो भी ये एरिया है, ये प्रॉफिट का एरिया है, और बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट जो भी ये एरिया है, ये लॉस का एरिया है। प्रॉफिट या लॉस, बियॉन्ड ब्रेक इवन पॉइंट प्रॉफिट और बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट जो लॉस है। तो ये है हमारा एक ब्रेक इवन चार्ट। हाँ जी, बना लिया सभी ने ये? यस मैम। फिर नेक्स्ट है हमारा कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट। क्या है ना, इस वाले ग्राफ में आपको प्रॉफिट या लॉस नजर में आया, बट मार्जिनल कॉस्टिंग इज ऑल अबाउट कंट्रीब्यूशन। ये कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन पे ज्यादा फोकस करती है, कंट्रीब्यूशन नहीं क्लियर कट आ पाई। तो कंट्रीब्यूशन हम शो कर सकते हैं कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट में। देखिएगा, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, वही एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यूनिट्स, कॉस्ट, यहां पर एक तो वेरिएबल कॉस्ट की लाइन, वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट से पैरेलल चलती हुई ही एक टोटल कॉस्ट की लाइन, और एक जीरो से ही स्टार्ट होने वाली सेल्स की लाइन। ठीक है, तो ये बात तो हमें पता है कि सेल्स और टोटल कॉस्ट जहां इंटरसेक्ट करता है वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। बट इन जनरल हम बोल रहे हैं कि सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो डिफरेंस चल रहा है, दिस इज कंट्रीब्यूशन। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं यहां पर कि टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में फर्क किस चीज का होता है, फिक्स्ड कॉस्ट का होता है। और आप देखिए, कंट्रीब्यूशन
विच इज ओवर एंड अबव फिक्स्ड कॉस्ट, यानी कि मैं वो ब्लू में एरिया हाईलाइट कर रही हूँ, कंट्रीब्यूशन विच इज ओवर एंड अबव फिक्स्ड कॉस्ट, यही प्रॉफिट होता है जी। फिक्स्ड कॉस्ट के एक्सेस में जो कंट्रीब्यूशन है वही प्रॉफिट होता है, तो वो ब्लू वाला एरिया हमारा बन गया प्रॉफिट का। एंड बिफोर ब्रेक इवन पॉइंट देखिए, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, बट कंट्रीब्यूशन इज जस्ट नॉट इनफ टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन इज जस्ट नॉट इनफ टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट, तो जो फिक्स्ड कॉस्ट अनकवर्ड रह गई वो लॉस बन गया। तो ये ब्राउन वाला एरिया लॉस का है। तो हमने कंट्रीब्यूशन भी बता दी, हमने प्रॉफिट भी बता दिया, हमने लॉस भी बता दिया, ब्रेक इवन पॉइंट भी बता दिया। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट हो गया कंप्लीट? यस मैम। अब Yes, ma'am. प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट ना आप ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, ताकि वाई एक्सिस का नेगेटिव में भी आ सके। इधर पॉजिटिव साइड पर प्रॉफिट चलेगा और ये लॉस। ये है यूनिट्स। देखिए जी, वाई एक्सिस पर अब प्रॉफिट एंड लॉस है और एक्स एक्सिस पर है यूनिट्स। तो वो यूनिट्स जिन पर प्रॉफिट या लॉस जीरो रहता है उसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो ये है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक, जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट है वो है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। और अब ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, जब यूनिट्स जीरो हैं तो लॉस होगा। किस रिस्पेक्ट में लॉस होगा? फिक्स्ड कॉस्ट के रिस्पेक्ट में। तो वाई एक्सिस पर जो इंटरसेप्ट है वो फिक्स्ड कॉस्ट का होगा। जितनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी उतना ही हमारा नेगेटिव में इंटरसेप्ट चला जाएगा वाई एक्सिस का, बिकॉज व्हेन यूनिट्स आर जीरो लॉस तो होगा ही होगा, और किसके बराबर होगा? जितनी भी फिक्स्ड कॉस्ट चल रही थी। ये है आपका प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। मैम ये वाला एक बार फिर एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एक ये बात तो है कि हम वाई एक्सिस पर अब कॉस्ट या सेल वैल्यू वगैरह रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस। तो इस पॉइंट के बियॉन्ड यहाँ पर ऊपर प्रॉफिट चलेगा और इस पॉइंट के नीचे यहाँ पर लॉस आएगा, और ये बीच में है जीरो। तो जिस पॉइंट पर कुछ यूनिट्स बेचे जा रहे हैं बट प्रॉफिट या लॉस जीरो है उसको आप ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो कुछ यूनिट्स तो हैं पर प्रॉफिट या लॉस जीरो है, तो देखिए उसे हम बोल रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट। अदरवाइज ब्रेक इवन पॉइंट के नीचे क्या चल रहा है, मतलब इस पॉइंट पर क्या चल रहा है कि कोई प्रॉफिट तो नहीं है, कुछ ना कुछ लॉस ही चल रहा है, तभी हमारा ग्राफ कुछ ऐसे बना है। और इस पॉइंट के बाद क्या चल रहा है? कुछ यूनिट्स बेच रहे हैं बट प्रॉफिट कमाया जा रहा है। एग्जैक्टली एट ब्रेक इवन पॉइंट नो प्रॉफिट या नो लॉस है। तो वही बात बन गई कि जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करता है ग्राफ, वही पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के पहले लॉस चल रहा है और इस पॉइंट के बियॉन्ड प्रॉफिट चल रहा है। बताओ, ये बात क्लियर होगी कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे आया? यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको ये बोल रही हूँ कि ये ग्राफ शुरू कहाँ से होगा जी? ये ग्राफ शुरू कहाँ से होगा? एक सेकेंड, देखिए ये ग्राफ शुरू कहाँ से होगा, मतलब वाई एक्सिस की बात है, वाई एक्सिस की बात है, मतलब वहां पर एक्स एक्सिस वाली चीज जीरो है। एक्स एक्सिस पर हम क्या प्लॉट कर रहे हैं? यूनिट्स। तो अगर हम जीरो यूनिट्स बेच रहे हैं, अगर हम कोई यूनिट्स बेच ही नहीं रहे हैं, कोई सेल्स नहीं है जी, कोई सेल्स नहीं है मतलब कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बट फिक्स कॉस्ट तो है ना, फिक्स कॉस्ट तो कुछ ना कुछ होगा। तो जितने का फिक्स कॉस्ट होगा उतने का ही लॉस हो जाएगा। आप सोचिए, कोई आउटपुट नहीं बिक रहा है फिर भी कंपनी को नुकसान होगा। कितना नुकसान होगा? कंट्रीब्यूशन तो है नहीं बट कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट चल रहा है, और जितना फिक्स कॉस्ट चल रहा है उतने का ही नुकसान हो जाएगा। तो जितने का फिक्स कॉस्ट है उतने का ही नुकसान हो जाएगा इफ सेल्स आर जीरो। जैसे जैसे सेल्स बढ़नी शुरू हो जाएगी, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आनी शुरू हो जाएगी,
तो फिक्स कॉस्ट की कवरेज थोड़ी सी शुरू हो जाएगी, तो लॉस कम होना शुरू हो जाएगा। फिर एक पॉइंट आएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट आएगा, ब्रेक इवन पॉइंट क्रॉस करने के बाद तो प्रॉफिट ही आना शुरू हो जाएगा। बट व्हेन यूनिट्स बीइंग सोल्ड आर जीरो, लॉस तो होना ही होना है, और कितना लॉस होना है, एग्जैक्टली जितने की फिक्स कॉस्ट तो चल ही रही थी। इसलिए ये ग्राफ वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, जितने की हमारी फिक्स कॉस्ट चल रही थी। बताओ, ये भी पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, ये है हमारा प्रॉफिट वॉल्यूम चार्ट। आइए अब हम क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। किसी और को कोई डाउट? पहले तो ये बता दो, किसी और को कोई डाउट है? नो मैम। चलिए क्वेश्चन की तरफ आएंगे। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस वही चीज है कि वो एंगल जिस पर सेल्स की लाइन टोटल कॉस्ट की लाइन को इंटरसेक्ट करती है, एंड इट इंडिकेट्स प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ओवर ब्रेक इवन पॉइंट। अगर तो ये एंगल ही बड़ा है, यानी कि प्रॉफिट्स आर बीइंग मेड एट अ हायर रेट। अगर ये एंगल छोटा है, नैरो है, यानी कि प्रॉफिट का वो जो मार्जिन है वो भी नैरो हो जाता है। आप सिंपली देख ही लो, आप सिंपली ये देख लो, ये एंगल है जी, ये एंगल है। अगर ये एंगल छोटा सा है, मतलब इस एंगल से पता चलता है ना कि सेल्स और टोटल कॉस्ट में ये गैप कितने का है। अगर ये एंगल छोटा सा है, यानी कि सेल्स और टोटल कॉस्ट का गैप ही बड़ा छोटा सा है, मतलब प्रॉफिट कमाया तो जा रहा है बट कम कमाया जा रहा है। अगर ये एंगल बड़ा है, यानी कि सेल्स और टोटल कॉस्ट का ग्राफ जो है वो उनके में डिफरेंस ही बड़ा हो गया है, यानी कि प्रॉफिट कमाया जा रहा है तो हायर रेट पर कमाया जा रहा है। लार्जर द एंगल तो लार्जर द प्रॉफिट्स वाली बात हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 ना ओरली हो जाएगा, यानी कि बुक में लिख सकते हैं आप। बाय नोटिंग पीवी विल इंक्रीज और पीवी विल डिक्रीज और पीवी विल नॉट चेंज एज द केस में बी, स्टेट हाउ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशंस विल अफेक्ट द पीवी रेशियो। जी, सबसे पहले इंक्रीज इन फिजिकल सेल्स वॉल्यूम, मतलब आउटपुट जो है वो बदल दिया। पीवी रेशियो विल इंक्रीज या विल डिक्रीज या विल नॉट चेंज, बताएं क्या होगा? नो चेंज। इट विल नॉट चेंज। नो चेंज। विल नॉट चेंज, आउटपुट के चेंज होने की वजह से पीवी रेशियो नहीं चेंज होती है। इंक्रीज इन फिक्स कॉस्ट, नो चेंज। नो चेंज। नो चेंज। डिक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सोच लो, इफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीजेज, लेस होएगा मैम, कम होएगी पीवी रेशियो, डिक्रीज। आर यू श्योर? मान लो सॉरी इंक्रीज होगी मैम। करके देख लेते हैं। मान लो पहले सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10 था और वेरिएबल कॉस्ट था 6, तो कंट्रीब्यूशन आती थी 4 और पीवी रेशियो कितनी बन जाती थी? 40%। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ना अब 5 हो गया, सेलिंग प्राइस अपनी जगह वही है, कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई? 5, और इवेंचुअली आपके पास ये आ गई 50%। तो पीवी रेशियो विल इंक्रीज इफ वेरिएबल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, विल इंक्रीज। डिक्रीज इन कंट्रीब्यूशन मार्जिन, किस वजह से डिक्रीज हुआ हमें नहीं मालूम, बट इफ कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज डिक्रीजिंग, हम बोल सकते हैं दैट विल डिक्रीज। पीवी रेशियो विल डिक्रीज। ठीक है। इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट, इफ सेलिंग प्राइस इज इंक्रीजिंग, वेरिएबल कॉस्ट अपनी जगह वही है, मैं बोल दूं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इंक्रीजिंग, इंक्रीज। Increase. PV ratio will also increase. Decrease in fixed cost, नो चेंज। will not change. Now 10% increase in both selling price and variable cost per unit. सोच लो एक बारी, अगर हमारे पास No दोनों change. ही चीज, नो चेंज। no change. Are you sure about it? मत सोच के बोल रहे हो कि एमी तुक्का मारा है? हाँ जी, मुझे मेरे पास 1-2 आवाजें आई थी, बाकी आवाजें क्या कहती हैं? आपने ठीक बताया मुझे, पर लॉजिक के हिसाब से बताओ। सेलिंग प्राइस पहले 10 था और मान लो वेरिएबल कॉस्ट पहले 6 थी, तो कंट्रीब्यूशन आ रही थी 4, पीवी रेशियो बन गई थी 40%।
सेलिंग प्राइस 10% से बढ़ गया यानी कि 11 हो गया, वेरिएबल कॉस्ट भी 10% से बढ़ गई यानी कि 6.6 हो गई, तो कंट्रीब्यूशन 4.4 हो गई। अभी भी पीवी रेशो 40% ही है, विल नॉट चेंज। दोनों ही चीजें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट दोनों ही चीजें सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि दोनों ही या तो बढ़ रही है या दोनों ही कम हो रही है, एंड दैट टू विद सेम परसेंटेज, तो पीवी रेशो विल नॉट चेंज। ऐसा नहीं है कि सिंपली बोल दे इफ सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर इंक्रीजिंग तब पीवी रेशो चेंज नहीं होगी, बोथ हैव टू इंक्रीज बाय द सेम परसेंट। नेक्स्ट, 10% increase in selling price per unit and 10% decrease in physical sales volume. हाँ जी, increase सेलिंग प्राइस पर यूनिट 10% से इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से पीवी रेशो इंक्रीज हो रही है, पीवी रेशो विल इंक्रीज। सेल्स वॉल्यूम का कोई इफेक्ट नहीं है, सेल्स वॉल्यूम का इफेक्ट नहीं है। अच्छा, 50% इंक्रीज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट एंड 50% डिक्रीज इन फिक्स्ड कॉस्ट। decrease PV ratio decrease will decrease due to increase in variable cost, fixed cost का कोई चेंज नहीं। increase in angle of incidence, increase PV ratio पीवी रेशो will increase। देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, जहां पर सेल्स की लाइन टोटल कॉस्ट की लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्यों इंक्रीज हो रहा होगा, मे बी हमारा सेल्स का ग्राफ अब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, तो देखो अब एंगल बड़ा हो गया, या ये एंगल क्यों इंक्रीज कर रहा होगा कि टोटल कॉस्ट का ग्राफ और स्टीप हो गया है, कुछ भी हो सकता है। एक सेकंड बेटा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ जो है ना वो और स्टीप हो गया होगा, मे बी लाइक दिस, तो ये एंगल जो है हमारा और बड़ा हो जाएगा। इवेंचुअली क्या है अल्टीमेटली कि ये टोटल कॉस्ट का ग्राफ ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, तो या तो सेल्स बढ़ रही हैं या वेरिएबल कॉस्ट कम हो रहा है, अल्टीमेटली इस चीज का इफेक्ट पीवी रेशो पर क्या है, पीवी रेशो इज इंक्रीजिंग, पीवी रेशो विल इंक्रीज। ये था क्वेश्चन नंबर 44। कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो बता दें। मैम 9th का आपने डिक्रीज बताया है ना? हाँ जी, हाँ जी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा। हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। yes मैम। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 पर आ जाए। A manufacturing company incurs fixed cost of 3 lakh per annum. It is a single product company with annual sales budgeted to be 70,000 units at a sales price of 300 per unit and variable costs are 285 per unit. Draw a profit volume graph and use it to determine the break even point. ग्राफ यूज करो और बताओ ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, इन्होंने ये बात बोली है। अच्छा, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ होगी, प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ मतलब जिसके वाई एक्सिस में प्रॉफिट या लॉस आते हैं जी, कोई कॉस्ट या सेल वैल्यू वगैरह नहीं आएगी, प्रॉफिट या लॉस आने वाले हैं वाई एक्सिस पर, और इसकी हेल्प से हमें पता करना है ब्रेक इवन पॉइंट। जब आपको ग्राफ बनाना होता है ना, आपको चाहिए होते हैं 2 मिनिमम पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। तो अभी आपने शुरू कुछ नहीं करना, मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ ऐसा दिखाई देता है, राइट, ऐसा। और मैंने आपको अभी भी बताया कि जितनी फिक्स्ड कॉस्ट होती है उतना ही वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट होता है, यानी कि एक हमारा स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा बन गया, ये वाला पॉइंट। हम बोलेंगे जी एट 0 सेल्स वट एवर द फिक्स्ड कॉस्ट इज, वाई एक्सिस पर ग्राफ वहीं से शुरू हो रहा है। और हम एक काम कर सकते हैं कि किसी भी सेल्स आउटपुट लेवल के लिए हम प्लॉट कर लेंगे कि कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा है, तो दूसरा पॉइंट हमारा प्लॉट हो जाएगा। कहने का मतलब आप ये प्लॉट कर सकते हैं कि जी इफ दिस इज द सेल्स ये लॉस है, या इफ दिस इज द सेल्स ये प्रॉफिट है। हमको अल्टीमेटली 2 पॉइंट कैलकुलेट करने से मतलब है, एक पॉइंट तो वाई एक्सिस वाला हो गया, दूसरा पॉइंट फाइंड आउट करना है, दोनों पॉइंट्स को हम लीड करवा देंगे, हमारा ग्राफ बन जाएगा। और जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वही हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होने वाला है। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट तो हम निकाल लेंगे,
हम यहाँ पर करेंगे चीटिंग भी, हम मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेंगे सो दैट हमारी थोड़ी सी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमने सही काम किया है। ऑल्सो ऑल्सो इन्होंने ना आपसे सेम ग्राफ में पार्ट बी की भी वर्किंग्स मांगी है, एक बार जरा पार्ट बी पढ़े। कंपनी इज डेलिबरेटिंग अपॉन एन इंक्रीज in the selling price of product to 350 per unit, and this shall be required in order to improve the quality of product. It is anticipated that despite increase in selling price, sales volume shall remain unaffected. ठीक है, however fixed cost shall increase to 4,50,000 per annum and variable cost is 330 per unit. तो ये पार्ट बी है। इन्होंने बोला draw on the same graph as per part A a second PV profit volume graph and give your comments. अच्छा, अब देखिए हम कर रहे हैं पहले यहाँ पर चीटिंग। चीटिंग का क्या मतलब होता है कि वो चीज एग्जामिनर को ना दिखे, एग्जामिनर को ना दिखे कि आपने मैथमेटिकली ब्रेक इवन पॉइंट निकाला हुआ है, ये सिर्फ आप अपनी वेरिफिकेशन के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं जी। तो हम कर रहे हैं पहले चीटिंग। चीटिंग या कह लो रफ काम। रफ काम का मतलब नॉट टू बी सीन बाय एग्जामिनर, ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया आपके पास ग्राफ का, तो या तो आप आंसर शीट के बैक पे काम करेंगे या अपने क्वेश्चन पेपर में कहीं स्क्रिबल करेंगे या कहीं लिख रहे हैं तो स्ट्राइक ऑफ करके आएंगे बाहर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए ब्रेक इवन पॉइंट, अल्टीमेटली ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फर्स्ट पार्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है जी? फर्स्ट पार्ट के लिए फिक्स्ड कॉस्ट 3 लाख पूरे साल की, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 300 का सेल प्राइस है, हाँ जी, और 285, तो कितना आ रहा है ये? 20,000 यूनिट्स। और सेकंड पार्ट का ब्रेक इवन पॉइंट, ये सेकंड पार्ट के लिए फिक्स कॉस्ट हो गई है 4,50,000 की, ठीक है, और सेलिंग प्राइस हो गया है 350 और वेरिएबल कॉस्ट हो गई है 330। कितना आ रहा है? 22,500। 22,500। तो हमें पता है हमारे ग्राफ में लगभग यही ब्रेक इवन पॉइंट्स प्लॉट हो जाने चाहिए। अच्छा, ये तो था एक रफ काम जो कि एग्जामिनर को नहीं दिखाई देना चाहिए। अब हम काम कर रहे हैं वर्किंग नोट का। अब हम काम कर रहे हैं वर्किंग नोट का। वर्किंग नोट का क्या मतलब है? एग्जामिनर को दिखना चाहिए, टू बी सीन बाय एग्जामिनर। मैंने आपको क्या बताया? 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं ना, 2 पॉइंट्स प्लॉट करने हैं, तो वो पॉइंट्स कैसे प्लॉट किए जाएंगे? एक तो फिक्स कॉस्ट वाला हो गया, चलो ठीक है। दूसरा, कोई भी आउटपुट लेवल उठा लो। देखो मैं यहाँ पर, मुझे पता चल रहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट ना 20,000 और 22,500 आने वाला है, तो हम या तो ना अपने पास 2,500 का गैप लेकर चलेंगे या हम अपने पास 5,000 का गैप लेकर चलेंगे ऑन एक्स एक्सिस। तो हम बात अगर मैक्सिमम 25,000 तक भी खींच देना तो भी बहुत है। 25,000 पर एट 25,000 यूनिट्स, एट 25,000 यूनिट्स पार्ट ए में प्रॉफिट कितना आने वाला है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे प्लॉट होते हैं यूनिट्स और इस केस में वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट होने वाला है? प्रॉफिट या लॉस फिगर। तो मुझे प्रॉफिट या लॉस फिगर पता करनी है कि 25,000 यूनिट्स पर कितना प्रॉफिट या लॉस आ रहा था। देखिए पार्ट ए में क्या है? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन पता कर लो। ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जी, एक यूनिट कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है पार्ट ए में? वो उसका सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 300 और 285 की वेरिएबल कॉस्ट। तो कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 3,75,000। यस मैम। ठीक है, ऑल्सो यहां से माइनस कर दो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी चल रही है? 3 लाख। तो प्रॉफिट आ रहा है 75,000 का। प्रॉफिट आ रहा है 75,000 का। एक काम कीजिए बच्चे, ये कैलकुलेशन ना 30,000 के लिए कर लो। वैसे तो आर्बिट्रेरली कोई भी पॉइंट पकड़ सकते हो, 20,000 पकड़ लो, 15,000 पकड़ लो, 5,000 पकड़ लो। मैं इस क्वेश्चन में आपको 30,000 करवाना चाहती हूँ क्योंकि आगे का जस्ट एक एक्स्ट्रा एनालिसिस के तौर पर।
अदरवाइज कोई कंपल्शन नहीं है कि हम कैसे आपने चूज कर लिया जी, आर्बिट्रेरिली कोई भी रैंडमली कोई भी आउटपुट लेवल पर कर सकते हो। बट एक बार प्लीज अगर अपनी कैलकुलेशन 30,000 के हिसाब से मॉडिफाई करो तो बेहतर रहेगा। ये कितना आ गया 30,000 इंटू 15 करके 4.5 लाख, 1.5 लाख, ठीक है। और बी पार्ट में वही 30,000 के लिए बी पार्ट में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? ओवरऑल कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? 30,000 इंटू 350 माइनस 330, ये कितना आ गया? 6 लाख। 6 लाख माइनस बी पार्ट का फिक्स कॉस्ट कितना था? 4,50,000। तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1,50,000। ठीक, चलिए अब आपको बनाना है ग्राफ। ग्राफ बनाएंगे एक फ्रेश पेज पर, एंड दैट टू इन सेंटर। सेंटर में आप अपना ग्राफ बनाएंगे और ऐसे लाइन खींचेंगे सेंटर में, यहां पर ऐसे, ताकि ऊपर नीचे कुछ एक्सटेंड करना हुआ तो हमारे पास एक चांस रहता है। मैं बना रही हूँ फ्री हैंड। देखिए मेरे पास स्केल है, बट ये स्केल ऐसे ऐसे करने में ही मुझे लग जाता है बहुत ज्यादा टाइम। तो मैं बना रही हूँ फ्री हैंड, और मैं सही काम कर भी पाऊंगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। बट प्लीज आप लोग तो स्केल से काम कर लो। कॉपी में स्केल से काम करना कुछ मुश्किल नहीं होता, स्क्रीन पर मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो मैं तो फ्री हैंड कर रही हूँ, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप स्केल वाला काम करें। आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर रहे हैं जी यूनिट्स, और वाई एक्सिस पर आप प्लॉट कर रहे हैं प्रॉफिट या लॉस। अब आपको आइडिया है काइंड ऑफ कि आपने कहां तक स्केल अपना रखना है, यानी कि कैसे प्लॉट करना है। आपने ब्रेक इवन पॉइंट चीटिंग करके निकाला हुआ 20,000 और 22,500, और आपने जो अभी कैलकुलेशंस की वो 30,000 के लिए की। तो या तो ये पॉसिबिलिटी है कि आप 2,500 का गैप लेना शुरू कर दें और 30,000 तक पहुंच जाए, या 5,000 का गैप ले लें और अल्टीमेटली आप 30,000 तक पहुंच जाए, जैसी आपकी इच्छा। इफ यू वांट टू स्टार्ट विद 2,500, 5,000, देन उसके हिसाब से चलो। तो अगर आपको लग रहा है कि वो लेंथी काम हो जाएगा, 12 पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे आपको। अल्टीमेटली यू हैव टू प्लॉट 12 पॉइंट्स। अगर तो वो कर लोगे तो ज्यादा एक्यूरेसी रहेगी। अगर आपने 5,000 का गैप ले लिया तो थोड़ी कम एक्यूरेसी रहेगी। बस ये डिफरेंस पड़ने वाला है, अदरवाइज तो वैसे ठीक ही। आपकी इच्छा, जैसे आप प्लॉट करना चाहें। अगर आपके पास स्कोप है 12 पॉइंट्स खींचने का तो 12 पॉइंट्स खींच लो। अदरवाइज कम कष्ट करना चाहते हो तो 6 पॉइंट्स खींच लो। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000। जी मैं तो काफी फ्री हैंड काम कर रही हूँ, तो मेरा तो काफी ऊपर नीचे जाने वाला है। सिमिलरली वाई एक्सिस पर प्रॉफिट कितना आ रहा था? 1.5 लाख का आ रहा था। और लॉस का हमारे पास फिक्स कॉस्ट कितने हैं, जो कि लॉसेस भी आने वाले हैं, जीरो सेल्स। पहले केस में था 3 लाख का और 4.5 लाख का। तो आप ये काम कर सकते हैं कि 1.5 लाख या 1 लाख के गैप पर आप प्रॉफिट या लॉस प्लॉट कर सकते हैं। दिस इज 1 लाख, दिस इज 2 लाख, 3 लाख, ऐसे ही 1 लाख, -1 लाख, -2 लाख, -3 लाख, -4 लाख, and -5 lakh. Again, if you want, you can take a difference of 50,000 or 1 lakh or 1,50,000, whatever you want to take. आपकी इच्छा। -1 लाख, -2 लाख, -3 लाख, -4 लाख, -5 लाख, ये जो भी हम प्लॉट कर रहे हैं इन लाख्स प्लॉट कर रहे हैं। 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। पहले तो बताओ आपका ये तैयार हो गया है ग्राफ? जब तैयार हो जाएगा तो बता दो। डन मैम। ओके, डन मैम। ठीक है दी। अब देखिए
हम पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पार्ट ए ने क्या बोला, उसका फिक्स्ड कॉस्ट है 3 लाख का। मतलब अगर आउटपुट है 0 तो तब पार्ट ए के केस में लॉस आने वाला है 3 लाख का। तो एक पॉइंट आपका बन गया ये, जब कोई आउटपुट बेच ही नहीं रहे हैं तो जितना फिक्स्ड कॉस्ट है उतना ही लॉस आने वाला है, यानी कि 3 लाख का लॉस आने वाला है। और पार्ट ए की कैलकुलेशन के लिए आपने क्या सीखा हुआ है कि जब 30,000 का आउटपुट है तो प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, 1.5 लाख का, है ना। ये वर्किंग्स की आपने, व्हेन आउटपुट इज 30,000 प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, 1,50,000 का, राइट। तो आप स्केल से आगे, स्केल से ही वो पॉइंट एस्टैब्लिश करेंगे कि जब 30,000 का आउटपुट है तो प्रॉफिट है 1,50,000 का। तो ये बन गया आपका दूसरा पॉइंट। और फिर आप एक लाइन खींच देंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। हाँ जी, खींच दी लाइन। यस मैम। और एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, लगभग लगभग ऑलमोस्ट 20,000। ऑलमोस्ट Yes, 20,000। यस मैम। प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ पे यही तो कॉन्सेप्ट है कि जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करती है उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखो मेरे पास तो एग्जैक्ट 20,000 पर नहीं कर रही है, तभी मैं आपको बोल रही हूँ चीटिंग कर लोगे ना, एग्जाम में पूछ भी लिया तो आप जबरदस्ती इंटरसेक्ट करता हुआ दिखा सकते हो कि जबरदस्ती 20,000 पे इंटरसेक्ट कर रहा है जी हमारा तो मतलब ये हो गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ऑब्वियसली मैंने तो बिल्कुल ही फ्री हैंड काम किया है। ग्राफ पेपर पे करते हैं या स्केल से करते हैं तो थोड़ी बेटर एक्यूरेसी रहती है। तो आप ये शो करेंगे कि दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ पार्ट ए, और ये जो आपने ग्राफ बनाया ये भी पार्ट ए का था, ठीक। फिर क्वेश्चन ने आपको बोला कि इसी सेम ग्राफ पर आप पार्ट बी भी प्लॉट करोगे। पार्ट बी में क्या है, फिक्स कॉस्ट है 4,50,000 का। मतलब अगर आउटपुट कुछ नहीं बेचा जा रहा तो 4,50,000 का लॉस होगा। तो एक पॉइंट हो गया ये, ठीक। और पार्ट बी ने भी बोला था अगर आउटपुट है 30,000 का तो उसमें भी प्रॉफिट कितना आ रहा है, 1,50,000 का, यानी कि यही पॉइंट है, अल्टीमेटली यही पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो। Exact 2250. It is intersecting at 22,500. 22,500 is break even point of part B. ठीक है मैम, अगर एग्जैक्ट ना आया, हल्का सा ऊपर नीचे हो तो चल जाएगा? चल जाएगा। थिंग इज आप अभी भी आपने स्केल के से तो काम कर लिया है, बट स्टिल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। ग्राफ में करते हैं तब 100% एक्यूरेसी आती है। वैसे तो आइडियली यहाँ पे भी आना चाहिए था। मे बी आप जो ये हाफ पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पर हाफ पॉइंट आर्बिट्रेरीली लिया है, मतलब आपने भी हो सकता है 1 लाख का ही डिफरेंस लिया आपने भी वाई एक्सिस पे। यस मैम। तो हो सकता है कि हमारा जो ये मिडिल पॉइंट हमने प्लॉट करना है, या इधर भी 1.5 लाख का जो मिडिल पॉइंट प्लॉट करना है, तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। तो ग्राफ पे जब काम करते हो तो वहां पर तो सारी एक्यूरेसी रहती है ना, बट आना चाहिए एग्जैक्ट। आइडियली इट शुड हैव बीन एग्जैक्ट। इसलिए हम चीटिंग कर लेते हैं ताकि हल्का सा ऊपर नीचे हो भी रहा हो ना तो जबरदस्ती हम तो एग्जैक्ट चीज ही दिखा देंगे, इसलिए हम चीटिंग कर लेते हैं। बट वो चीटिंग वाला पार्ट एग्जामिनर को ना दिखे। एग्जामिनर को तो ये लगना चाहिए कि आप 20,000 और 22,500 ग्राफ देख के ही बता रहे हो। अच्छा, तो क्वेश्चन ने आपसे पूछा था कि ड्रॉ करो एंड गिव योर कमेंट। गिव योर कमेंट। अब कमेंट क्या निकल कर आने वाला है जरा देखिए। मैंने आपको 30,000 पर ही एक तरीके से काम करवा दिया था। एक तरीके से मैं बोल दूं कि अगर मैं ये दोनों ग्राफ खींच रही हूं आगे तो दे आर इंटरसेक्टिंग एट 30,000, राइट। 30,000 पर ये दोनों सेम प्रॉफिट दे रहे हैं, है ना। अगर मैंने अपनी जो ये कैलकुलेशंस है, ये जो कैलकुलेशंस है ये वाली या ये वाली, ये मैंने किसी और आउटपुट लेवल के लिए भी करवाई होती, लेटर से जैसे मैं ओरिजिनली चल रही थी 25,000 के हिसाब से कराई होती, या 40,000 के लिए, या 70,000 के लिए, वटेवर, तभी भी हमें दिखाई देता कि ये दोनों ग्राफ जो है ना ये 30,000 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इस पॉइंट को हम बोलते हैं
in difference point. Cost in difference point. Cost in difference point is 30,000 units. In difference point का क्या मतलब होता है? At this point, both plans give same profit. वैसे तो दो अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर चल रहे हैं, दोनों में फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट की कहानी अलग अलग है, सेलिंग प्राइस की कहानी अलग अलग है, दोनों दो अलग अलग ग्राफ है, राइट? दो अलग अलग कॉस्ट स्ट्रक्चर्स चल रहे हैं, बट दोनों ही सेम आउटपुट पर सेम प्रॉफिट दे दे तो उस आउटपुट को हम इन डिफरेंस पॉइंट बोलते हैं। क्या कंडीशन है? सेम आउटपुट सेम प्रॉफिट। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट सेम हो जाए जी, आउटपुट दोनों के अलग अलग चलते रहे, नहीं, दोनों का आउटपुट भी सेम हो और दोनों के प्रॉफिट भी सेम हो तो उस आउटपुट लेवल को हम इन डिफरेंस पॉइंट बोलते हैं, यानी कि एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट हम न्यूट्रल हैं। अदरवाइज इन डिफरेंस पॉइंट का ये फंडा होता है, इसके नीचे अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे भी शायद प्रोबेबली कल की क्लास में। इन डिफरेंस पॉइंट के नीचे एक प्लान को प्रेफर किया जाता है, इन डिफरेंस पॉइंट के ऊपर दूसरे प्लान को प्रेफर किया जाता है। अगर मैं आप अल्टीमेटली प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ही तो प्लॉट कर रहे हैं, एज इन आप प्रॉफिट या लॉसेस ही तो प्लॉट कर रहे हैं। आप देखिए बिफोर 30,000 कौन सा प्लान आपको बेटर लग रहा है कि जो बेटर प्रॉफिटेबिलिटी वाला है, रेड वाला या ब्राउन वाला? रेड वाला। रेड वाला, क्योंकि उसका प्रॉफिट ग्राफ हायर चल रहा है, बट आफ्टर दिस इनडिफरेंस पॉइंट ब्राउन वाला ग्राफ ऊपर हो गया, यानी कि ब्राउन वाला ग्राफ बेटर प्रॉफिटेबिलिटी देगा, है ना? ये होता है इनडिफरेंस पॉइंट। इसको मैथमेटिकली जो भी इसका फॉर्मूला बनता है हम वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, बट ये था आपका कमेंट कि आपको दिखाई दे दिया कि दो प्लान्स हैं वो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम इनडिफरेंस पॉइंट बोल देते हैं। चलिए जी, ये था क्वेश्चन नंबर 45। बच्चे ग्राफ वाले क्वेश्चंस की ना ये लिमिटेशन है दैट बहुत टाइम लगता है, बट आज तक एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, बट पूछे जा सकते हैं। ये कभी मत सोचना कि आज तक नहीं पूछे गए हैं, क्योंकि आप लोग बाद में जब प्रीवियस पेपर्स वगैरह करते हो ना तो वहां से आप एनालिसिस खुद ही निकाल लेते हो कि आज तक तो एग्जाम में पूछा नहीं गया। ये काम कभी मत करना। ऐसे तो आज तक एग्जाम में मटेरियल चैप्टर में से आपका एबीसी एनालिसिस नहीं पूछा गया था, इस अटेम्प्ट में पूछ लिया ना, इस अटेम्प्ट में पूछ लिया, इससे पहले कभी नहीं पूछा गया था, ओल्ड स्कीम तक में नहीं पूछा गया था कभी भी एबीसी एनालिसिस। तो ये काम कभी मत सोचना कि कोई चीज है मैम ने क्लासेस में डिस्कस कराई बट आज तक एग्जाम में नहीं पूछी गई तो नहीं आएगी, आ सकती है। आंसर शीट में ग्राफ पेपर अटैच होता ही होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46। You are given the following data for year 2007 of Rio Company Limited. वेरिएबल कॉस्ट 60,000 और 60% दे दिया। किसका परसेंट हमें नहीं मालूम। फिक्स कॉस्ट, नेट प्रॉफिट, सेल्स का परसेंट है, ठीक है। ये फिक्स कॉस्ट सेल्स का परसेंट, नेट प्रॉफिट सेल्स का परसेंट, ठीक हो गया। फाइंड आउट ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड ऑल्सो ड्रॉ अ ब्रेक इवन चार्ट शोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। ऐसा चार्ट बनाओ जिसमें कंट्रीब्यूशन भी हाईलाइट कर सको और प्रॉफिट भी हाईलाइट कर सको, और ये चीजें तो इन्होंने एज मेन सॉल्यूशन आपसे मांग ली। सिंपल है जी, मैं बोल दूं वेरिएबल कॉस्ट रेशियो इज 60% ऑफ सेल्स, तो पीवी रेशियो इज 40% ऑफ सेल्स। बताओ, बोल सकते हैं ये चीज, है ना? यस मैम। अदरवाइज अगर आपको ऐसे नहीं काम करना तो आप ऐसे बोलोगे कि जी वेरिएबल कॉस्ट है 60,000, सेल्स है 1 लाख, यानी कि कंट्रीब्यूशन आ रही है 40,000, 40,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इज इक्वल टू 40%। आप वैसे काम कर लो जैसे आपको ठीक लगे। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 46। चलिए, सबसे पहले हमने पता कर दिया पीवी रेशो, इट इज 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो, दैट इज 40%। फिर क्वेश्चन ने आपसे पूछा ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। फिक्स्ड कॉस्ट कितने की है? 30,000 की। 30,000। कितना आ गया? 75,000 75,000। अच्छा, फिर इन्होंने आपसे पूछा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स कर लो या प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर लो।
25,000। 25,000। 25,000। ये तो थी जो भी इन्होंने हमसे न्यूमेरिकल चीजें पूछी थी। अब ग्राफ की बात करते हैं। एक तो पहली बात, यहाँ पर यूनिट्स का डेटा नहीं है, तो वैसे तो आपने क्या सीखा है, एक्स एक्सिस पर यूनिट्स प्लॉट करते हैं। इधर यूनिट्स नहीं है तो नोट कहीं पर लिख लेना, नोट कहीं पर लिख लेना कि एक्स एक्सिस पर हम सेल वैल्यू इन रुपी प्लॉट कर सकते हैं अगर यूनिट्स का डेटा नहीं है। इफ यूनिट्स नॉट अवेलेबल, sales in rupee can be plotted on x axis. ठीक है। अब यहां पर when they have told us what actual sales are, तो हमको ये एक्चुअल सेल्स तो रखनी ही पड़ेंगी 1 लाख की, यानी कि हमको अपना एक्स एक्सिस जो है वो 1 लाख तक खींचना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि 10,000 के गैप पर खींच लेते हैं, तो एक्स एक्सिस पर सेल्स इन रुपी हम खींच रहे हैं, वो हम ग्राफ लेकर जा रहे हैं हमारा 10,000 का। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 अगर मैं सेल्स की ग्राफ की बात करूं, और हमें कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, वेरिएबल कॉस्ट, इट विल आल्सो स्टार्ट फ्रॉम 0। आई थिंक बिना कोई और वर्किंग्स किए आई थिंक चीजें प्लॉट हो सकती है। जैसे हमको पिछले क्वेश्चन में कुछ वर्किंग्स करनी पड़ी थी ना 2 पॉइंट्स डिटरमिन करने के लिए, यहाँ पे मुझे कोई वर्किंग्स करने की जरूरत नहीं है। फ्रेश पेज पर ग्राफ शुरू करेंगे, फ्रेश पेज पर ग्राफ शुरू करेंगे, अगेन ऑन मिडिल, मिडिल में शुरू करेंगे ताकि ऊपर नीचे कुछ खींचने का स्कोप रह सकता है, एंड लेफ्ट में से शुरू करेंगे, मिडिल मतलब टॉप या बॉटम के मिडिल में से, और लेफ्ट साइड से ही, ताकि राइट हैंड साइड की तरफ कुछ खींचने का स्कोप रह सकता है। 10,000 के गैप पर ये प्लॉट कर लें। सेल्स इन रुपी, और मैंने ये थाउजेंड्स में लिखा। ऐसे ही वाई एक्सिस भी 1 लाख तक खींच जाए 10,000 के गैप, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अगेन आपकी इच्छा होती है ये तो कि आपको 20 के गैप पर लेना है, वो आपकी इच्छा है। सो एक्स एक्सिस इज प्लॉटिंग सेल्स इन रुपी एंड वाई एक्सिस इज प्लॉटिंग एनी रुपी वैल्यू, इट मे बी अ कॉस्ट, इट मे बी अ सेल्स, कुछ भी, कोई प्रॉफिट वगैरह जो भी है, बट एक्स एक्सिस तो सेल्स इन रुपी प्लॉट कर रहा है। हाँ जी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बन गए जी। यस मैम। सबसे पहले मुझे बनाना है सेल्स ग्राफ। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, और मैं बोलूंगी कि 1 लाख की सेल्स पर, 1 लाख की सेल्स है, मुझे अल्टीमेटली वाई एक्सिस पर भी सेल्स चाहिए क्योंकि मैं सेल्स ग्राफ प्लॉट करने की बात कर रही हूँ। सो इफ सेल्स आर ऑफ 1 लाख मतलब सेल्स आर ऑफ 1 लाख, यानी कि आप यहाँ से 1 लाख से 1 लाख मिला दो। एक तो हो गई ये बात। ये एक पॉइंट है, तो आप 0 से इस पॉइंट के बीच में लाइन खींच देंगे, आपका सेल्स ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। इसे लेबल भी कर देना सेल्स। ये आपका सेल्स है, ठीक। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपको प्लॉट करना है वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ भी। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड 1 लाख की सेल्स पर कितनी वेरिएबल कॉस्ट है, 60,000 की, तो 1 लाख की सेल्स पर 60,000 की वेरिएबल कॉस्ट है। ये आपका बन जाएगा वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। इसे लेबल कर दें कि ये वेरिएबल कॉस्ट, ठीक। तो
इन्होंने आपसे क्या चीज हाईलाइट करने को बोली थी, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। अब आप फिक्स कॉस्ट का ग्राफ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा टोटल कॉस्ट कर दें। यू नो व्हाट टोटल कॉस्ट इज। देखिए टोटल कॉस्ट कहाँ से शुरू होगा जी, जहां से फिक्स कॉस्ट शुरू होता है। ये बात आपने बचपन में इकोनॉमिक्स वगैरह में सीखी हुई है। इफ माई फिक्स कॉस्ट इज 30,000, यानी कि मेरा टोटल कॉस्ट का ग्राफ 30,000 से शुरू होगा, है ना? आप सहमत है ना इस चीज से? बताएं। यस मैम। बेसिकली एट जीरो सेल्स हमारे पास फिक्स कॉस्ट तो तब भी रहेगी ना 30,000 की, यानी कि टोटल कॉस्ट तो तब भी 30,000 की रहेगी। एट जीरो आउटपुट भले ही कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, फिक्स कॉस्ट तो है ना, ठीक है। और एट 1 लाख सेल्स टोटल कॉस्ट कितनी है? 90,000 की। व्हेन सेल्स इज ऑफ 1 लाख टोटल कॉस्ट कितनी है? 90,000 की। क्वेश्चन का ही डेटा है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइन खींच देंगे। इट शुड बी आइडियली पैरेलल टू वेरिएबल कॉस्ट लाइन। ये है आपके पास टोटल कॉस्ट। हाँ जी, बन गया टोटल कॉस्ट का ग्राफ भी? यस मैम। अब यस मैम। जिस पॉइंट पर सेल्स और टोटल कॉस्ट का इंटरसेक्ट कर रहा है उसको ड्रॉ डाउन करना। क्या लगभग लगभग 75,000 आ रहा है? मेरा तो आ रहा है, मैं बड़ी खुश हूँ, मेरा तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा 75,000। आपका भी आ रहा है? यस मैम। ये 75,000 बन गया आपका ब्रेक इवन पॉइंट इन रूपी। इधर तो जो प्लॉटिंग चल रही है इन रूपी चल रही है, ठीक। और अब क्वेश्चन ने आपसे मांगी है हाईलाइटिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट। तो आप सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट का जो है ना गैप, उसको ऐसे हाईलाइट कर दें किसी एक पेन से, सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, चाहे 1 लाख तक की हाईलाइटिंग करें। और आपने बोल दिया कि जो ये चीज है ना, ये कंट्रीब्यूशन। और आप किसी और पेन से प्रॉफिट सेगमेंट की हाईलाइटिंग कर दे। प्रॉफिट मतलब सेल्स और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस, ये छोटू सा डिफरेंस, ये मतलब कंट्रीब्यूशन का भी ओवरलैप इसमें होगा ही। दिस इज प्रॉफिट। कर लीजिए कंप्लीट। डन मैम। ओके, डन मैम। डन मैम। ऑल राइट जी। सो फार क्लियर है कि ग्राफ कैसे बना रहे हैं हम? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47। You are given the following data for the coming year for a factory. Budgeted output दे दिया, fixed expenses दे दिया, variable expenses per unit, selling price per unit. Draw a break even chart, मतलब normal वाला break even chart हमने बनाना है, showing the break even point. And if the price is reduced to 180, what will be the new break even point? जी हम पहले कर रहे हैं चीटिंग। चीटिंग करने से आइडिया लग जाएगा कि एक तो हमको काम कौन से कहाँ तक बढ़ाना है। ऐसे तो कैपेसिटी 8 लाख यूनिट्स की बोल रहे हैं, ये थोड़ी ना हमको एक्स एक्सेस 8 लाख यूनिट्स तक खींचना है, ऐसा थोड़ी ना। आप काम कर रहे हैं किसी और स्केल के लिए, तो चीटिंग करेंगे पहले हम। चीटिंग मतलब नॉट टू बी सीन बाय एग्जामिनर। आप दोनों पार्ट्स के लिए ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट कर डालो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 40 लाख का। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 200 माइनस 100, तो कितना आ रहा है ये? 4,000। ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है 40,000 आ रहा है ना शायद? 40,000। 40,000 यूनिट्स, ठीक है। और बी पार्ट में ब्रेक इवन पॉइंट, फिक्स कॉस्ट तो वही रहा है जी, 40 लाख का।
और सेलिंग प्राइस वही सेलिंग प्राइस है 180 का, वेरिएबल कॉस्ट है 100 का, तो ये कितना आ गया 50,000। यही आ रहा है, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. आपको आइडिया लग गया कि हमारे एक्स एक्सिस पर ना 40,000 50,000 थोड़ा क्लियरली दिखाई दे। अदरवाइज अगर मैं ये चीटिंग ना करूं और मैं बोलूं कैपेसिटी तो जी हमारी चल रही है कितने 8 लाख यूनिट की, तो हम अपना स्केल ना 1 लाख के हिसाब से सेट करते हैं, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख, तो ये 40-50 तो प्लॉट करना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। इसलिए अपना स्केल ही ऐसा करो कि आप 10,000 के गैप पे काम करोगे। अभी आपने अभी शुरू नहीं करना ग्राफ, अभी आपने शुरू नहीं करना, क्योंकि आपको 2 पॉइंट्स चाहिए ना, 2 पॉइंट्स चाहिए। एक कोई पॉइंट पकड़ लो, लेटर से मैंने बोल दिया एट 60,000 यूनिट्स, ये हमारा अब शुरू हो रहा है वर्किंग नोट। ये अब वर्किंग नोट शुरू कर रहे हैं मतलब टू बी सीन बाय एग्जामिनर। एट 60,000 यूनिट्स मुझे अल्टीमेटली क्या प्लॉट करना है, सिर्फ सेल्स और टोटल कॉस्ट ग्राफ थी। अब मुझे कोई वेरिएबल कॉस्ट ग्राफ या फिक्स कॉस्ट ग्राफ नहीं कवर करना, क्योंकि क्वेश्चन हैज नॉट आस्क्ड फॉर कंट्रीब्यूशन ब्रेक इवन चार्ट, क्वेश्चन हैज आस्क्ड फॉर अ नॉर्मल ब्रेक इवन चार्ट जिसमें बस सेल्स और टोटल कॉस्ट प्लॉट कर दे, वही बहुत रहता है। तो एट 60,000 सेल्स कितने रुपए की आ रही है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट की मैं बात कर रही हूँ। कितना सेलिंग प्राइस है 200, तो कितने की सेल्स आ गई 1,20,00,000. 1,20,00,000। और टोटल कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट कितना है, वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 40,20,000. 60,000 और वेरिएबल कॉस्ट कितना था हमारे पास 100 का, और ये फिक्स कॉस्ट है 40 लाख का। चेक कर लो एक बारी। Yes, ma'am. 10 lakh. 1 करोड़ आ रहा होगा, 1 1 crore. crore. 1 करोड़ आ रहा है, ठीक है ठीक है। एंड डी पार्ट में इसी आउटपुट लेवल की बात कर लो, क्या किसी और आउटपुट, वैसे तो किसी और आउटपुट लेवल पे भी कर सकते हो, दिस इज ऑल आर्बिट्रेरी, ग्राफ तो वही बननी है जो बननी है। बी पार्ट में सेल्स कितने की हो जाएंगी जी, 60,000 इंटू 180 कर लो, सेलिंग प्राइस 180 हो गया ना, तो कितना आ रहा है ये 1 crore 8 lakh. 1 करोड़ 8 लाख। अच्छा, और टोटल कॉस्ट तो वही रहेगा 1 करोड़ का ही, टोटल कॉस्ट में तो कोई फर्क नहीं, ठीक है। चलिए ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब ग्राफ में एक्स एक्सिस का तो स्केल आप 10,000 पे रख सकते हो, वाई एक्सिस में यू कैन टेक इट 1 crore. 10 लाख, तो आपको मतलब वाई एक्सिस पर ऊपर जाकर 10 11 12 पॉइंट्स खींचने पड़ सकते हैं, वो देख लेना। या आप 20 लाख का गैप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 20 लाख का गैप ले लो या 10 लाख का गैप ले लो वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर 10,000 यूनिट्स का हो जाएगा। तो फ्रेश पेज पर अगेन ये काम स्टार्ट कर रहे हैं, मिडल ऑफ द पेज में काम करेंगे और थोड़ा लेफ्टवर्ड्स, मिडल ऑफ द पेज एंड लेफ्टवर्ड्स। तो यहाँ पर इन यूनिट्स आप प्लॉट कर रहे हैं और मैंने थाउजेंड्स में लिख दिया, 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000। और वाई एक्सिस पर आप लाखों में लेकर जा सकते हो, 10 लाख, 10 लाख के गैप पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, ये है आपके पास रुपी वैल्यू इन लैक्स।
हाँ जी, एक्स और वाई एक्सिस बन गए। डन मैम। ओके, अब आप देखिए ए पार्ट में पहले मैं ए पार्ट की बात कर रही हूं। सेल्स का ग्राफ 0 से शुरू होगा और जब सेल्स है 60,000 यूनिट की, आपने सेल वैल्यू मुझे कितनी बताई? 1,20,00,000। 1 करोड़। तो आप 1,20,00,000 से ये पॉइंट खींचते 60,000 तक जाता हुआ और 0 और इसमें लाइन खींचते। दिस इज योर सेल्स ग्राफ ऑफ रिक्वायरमेंट 1। ठीक, नाउ टोटल कॉस्ट जी शुरू कहां से होगा? क्या 0 से शुरू होगा टोटल कॉस्ट ग्राफ की? फिक्स्ड कॉस्ट से। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 40 लाख की? 40 लाख। यहां से शुरू होगा और जब 60,000 हमारे पास है आउटपुट, तो टोटल कॉस्ट कितनी मुझे बताई आपने? 1 करोड़ की, है ना? यस मैम। तो जब 60,000 आउटपुट है तो टोटल कॉस्ट है 1 करोड़ की। ये दोनों पॉइंट्स में लाइन खींचते हैं। दिस इज टोटल कॉस्ट और यही रिक्वायरमेंट 1 का है, यही रिक्वायरमेंट 2 का है। रिक्वायरमेंट 1 एंड 2 में हमारे पास टोटल कॉस्ट तो वही सेम ही चल रहा है। तो देखो मेरे पास तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी नहीं है, बट आपका ये लगभग 40,000 यूनिट्स पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। ट्राई कर रहे हैं? यस मैम। ठीक है, मेरा नहीं करेगा बट लगभग आपका 40,000 पर इंटरसेक्ट करना चाहिए। तो ये आपका बन जाएगा ब्रेक इवन पार्ट ऑफ रिक्वायरमेंट फर्स्ट या रिक्वायरमेंट ए, जो भी है, ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट 1। अब रिक्वायरमेंट 2 में क्या हो रहा है? रिक्वायरमेंट 2 में सेल्स ग्राफ चेंज हो रहा है जी। रिक्वायरमेंट 2 में सेल्स ग्राफ चेंज हो रहा है। टोटल कॉस्ट तो वही है, 0 से ही शुरू होगी, बट अब 60,000 यूनिट्स पर कितनी सेल वैल्यू आ रही है? 60,000 यूनिट पर 8 लाख। तो मतलब लगभग यहां पर एक पॉइंट है, तो अब 0 से इसके बीच में लाइन खींचते। दिस इज सेल्स ऑफ रिक्वायरमेंट 2 और देखिए टोटल कॉस्ट को कहां इंटरसेक्ट करती है? अब टोटल कॉस्ट को लगभग 50,000 पे करनी चाहिए। यस मैम। बस ये आपको शो करके बताना है कि दिस इज ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ रिक्वायरमेंट बी। खत्म। हाँ जी, डन हो गया सभी का? यस मैम। चलिए लास्ट क्वेश्चन ग्राफ वाला, इनफैक्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस क्लास, हम मिसलेनियस टॉपिक कल ही टेकअप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 48, ड्रॉ अ प्रॉफिट ग्राफ मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ, वही वाला कि जिसमें वाई एक्सिस में प्रॉफिट और नेगेटिव में लॉस भी आ सकता है, वो वाला ग्राफ फॉर प्रोडक्ट्स ए बी एंड सी एंड फाइंड ब्रेक इवन पॉइंट फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमारे पास 3 प्रोडक्ट्स दे दिए, उनकी सेल वैल्यू दे दी, टोटल बता दिया, वेरिएबल कॉस्ट दे दिया, टोटल बता दिया, और फिक्स्ड कॉस्ट बता दिया। टोटालिटी में ही यानी कि 3 अलग अलग प्रोडक्ट्स नहीं है कि जिसके हम 3 अलग अलग ग्राफ बनाते फिरेंगे, ऐसा नहीं है। कुछ हमको टोटल वाला काम ही करना है। एक तरीके से ये सेल्स मिक्स वाला काम चल रहा है यहाँ पर। इट इज नॉट दैट प्रोडक्ट ए का इंडिविजुअल ग्राफ बनेगा, प्रोडक्ट बी का इंडिविजुअल, प्रोडक्ट सी का इंडिविजुअल, जी नहीं, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट ऐसी कोई इंडिविजुअल नहीं है हमारे पास, फिक्स कॉस्ट टोटालिटी में गिवन है। तो हमको ये टोटल इंफॉर्मेशन से काम करना है। देखिएगा इसके लिए ना पहले आपको कुछ वर्किंग्स करनी पड़ेगी। दीज आर प्रॉपर वर्किंग्स, नॉट एनी काइंड ऑफ अ चीटिंग और समथिंग। प्रॉपर वर्किंग्स है हमारे पास। वर्किंग्स, क्वेश्चन नंबर 48, वर्किंग्स। आप क्या प्लॉट करेंगे? प्रोडक्ट का नाम,
उसकी सेल्स, फिर एक कॉलम बनाएंगे क्यूमुलेटिव सेल्स का, ठीक है, सेल्स को आपने नाम दिया हुआ है 1, फिर आप प्लॉट कर रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट को आपने नाम दिया 2, तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगी, कंट्रीब्यूशन आ जाएगी 3। फिर आप लिखेंगे क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा ब्रॉड हमारा ये टेबल बन रहा है तो देख लीजिए पहले क्या बन रहा है, क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन एंड देन क्यूमुलेटिव प्रॉफिट। ऐसे हमारी वर्किंग होगी। देखिएगा, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी, इनकी हमारे पास इंडिविजुअल सेल्स वैल्यू है 7500, 7500 और 3750, टोटल सेल वैल्यू 18750। क्यूमुलेटिव सेल्स, क्यूमुलेटिव मतलब पिछली वाली जोड़ते चले जाओ, ये 15,000 और ये 18,750। फिर वेरिएबल कॉस्ट इंडिविजुअली प्लॉट करो, 1500 का, 5250 और 4500। तो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन आ रही है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्यूमुलेटिव सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट नहीं, इंडिविजुअल सेल्स माइनस इंडिविजुअल वेरिएबल कॉस्ट। कितना आ गया? 6,2250 और नेगेटिव 750। अब आप क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन प्लॉट कीजिए, 6,000, 8250 एंड 7500, और फिर आप क्यूमुलेटिव प्रॉफिट प्लॉट कीजिए। ये क्या किया, क्यों किया, अभी समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ जो जो मैं बोलती जा रही हूँ वो मुझे बताएं। फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000 का, 1,000, फिर 8250 माइनस 5,000 कितना आ रहा है? 3250, और फिर उसके बाद 7500 माइनस 5,000, 2500। अल्टीमेटली आपको एक्स एक्सिस पर प्लॉट करनी है क्यूमुलेटिव सेल्स, और वाई एक्सिस पर प्लॉट होगा क्यूमुलेटिव प्रॉफिट या लॉस फिगर, जो भी। एक्स एक्सिस पर आपको क्यूमुलेटिव सेल्स प्लॉट करनी है जी। तो आप यहां पर 2000 के गैप पर प्लॉट कर लें, या 1000 का गैप भी रख सकते हैं, टिल 20,000 बात ले जाएं तो 20 पॉइंट्स आपको प्लॉट करने पड़ेंगे, या अगर आप 2000 का गैप रख रहे हैं तो 10 पॉइंट ही प्लॉट करने पड़ेंगे। बेसिकली एक्स एक्सिस पर 20,000 तक की सेल वैल्यू दिखाई दे और आप गैप कुछ भी रख सकते हैं, और वाई एक्सिस पर, 1000 का, ऊपर नीचे दोनों जगह 1000 का। फ्रेश पेज पर जाकर ये ग्राफ आपने बनाना है, फ्रेश पेज पर जाकर आपने ये ग्राफ बनाना है, ऐसे और ऐसे। जहां पर आप क्यूमुलेटिव सेल्स प्लॉट कर रहे हैं इन रुपी, और वाई एक्सिस पर प्रॉफिट या लॉस प्लॉट कर रहे हैं। तो मैं 2000 का स्केल ले रही हूं एक्स एक्सिस पर, 2000 का, 2000, 4000, 6000, 8000, 10,000, 12,000, 14,000, 16, 18, 20। और वाई एक्सिस पर 1000। देखिए, फिक्स्ड कॉस्ट है 5,000 का ना, तो नेगेटिव साइड पर 5,000 तक तो बात जाएगी जाएगी, इस बात का ध्यान रख लेना। 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4।
एक्स और वाई एक्सिस तैयार कर लें, जब तैयार हो जाएंगे तो मुझे बता देना प्लीज। Yes, ma'am. देखिए, जब कोई भी आउटपुट ना बिके, ना प्रोडक्ट ए, ना प्रोडक्ट बी, ना प्रोडक्ट सी, कोई सेल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तभी भी लॉस तो होगा। कितना होगा? जितने की फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट है 5,000 की, तो लॉस होगा 5,000 का। तो कहानी शुरू यहां से होगी। ठीक, उसके बाद आपने जो टेबल बनाया, बेसिकली ये फर्स्ट रो क्या बात करती है? व्हाट इफ ओनली प्रोडक्ट ए बेचा जाए, व्हाट इफ ओनली प्रोडक्ट ए बेचा जाए, तो प्रोडक्ट ए से कंट्रीब्यूशन निकल कर आएगी 6,000। अब फिक्स कॉस्ट सारा प्रोडक्ट ए को ही लग जाएगा जी, तो तब प्रॉफिट आ जाएगा 1,000 का। और सेल्स कितने की होगी रुपी वैल्यू में? 7,500 की। तो आप प्लॉट करें वो पॉइंट ग्राफ में जो 7,500 सेल्स वैल्यू को दर्शाता है और जिस पर प्रॉफिट आता है 1,000 का। 7,500 की सेल्स वैल्यू यानी कि लगभग इसका ये हाफ और इसका भी हाफ, ये, और 1,000 का प्रॉफिट हो। और इन दोनों के बीच में लाइन खींचते हैं, बट मेक श्योर वो लाइन एक्सटेंड ना हो, स्ट्रिक्टली इन दोनों तक ही खींचे, एक्सटेंड मत कर देना लाइन को। इन दोनों के बीच में लाइन खींचो, बस मेक श्योर कि वो एक्सटेंड ना हो यहां तक, बस। ठीक है, हमारे पास अभी ये पॉइंट, अभी काम पूरा नहीं हुआ, अभी हमारे पास काम पूरा नहीं हुआ, अभी रुक जाते। अब आप ये तो एक तरीके से क्या है, हमने मान के चला कि वी हैव ओनली प्रोडक्ट ए इन द मिक्स, दैट इज इट। अब प्रोडक्ट बी की वजह से क्या हो रहा है? मतलब ए वाज ऑलरेडी देयर, ए वाज ऑलरेडी देयर। अब प्रोडक्ट बी की वजह से क्या हो रहा है? बी भी आ गया, मतलब क्यूमुलेटिव डेटा रेफर करेंगे। ये क्यूमुलेटिव 3250 क्या रिप्रेजेंट करता है कि ए और बी की मिलाकर सेल्स है अगर 15,000, तो वो दोनों मिलाकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 3250 का, ये मतलब है। तो ए और बी की मिलाकर सेल्स है 15,000 और वो मिलाकर प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं कितना? 3250 का। तो प्लॉट करें वो पॉइंट जो कि 15,000 की सेल्स को शो करता है और वो 3250 का प्रॉफिट भी शो करता है। 3250 का प्रॉफिट वुड मीन कि यहाँ के हाफ से भी हाफ लगभग। तो देख लीजिए, अगेन मेरा तो फ्री हैंड काम ही चल रहा है, आप लोग देख लीजिए प्रॉपर्ली स्केल से। वो एक पॉइंट आइडेंटिफाई करें विच रिप्रेजेंट्स 3250 का प्रॉफिट ऑन सेल्स वैल्यू ऑफ 15,000। पॉइंट आइडेंटिफाई किया और पहले वाले पॉइंट और इसके बीच में लाइन खींचते हैं, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लाइन खींचे। अगेन आपकी ये जो लाइन है ये क्रॉस ना करें, सिर्फ इन दोनों के बीच में बात जाए, ऐसा। हाँ जी, तो आपने पॉइंट, इसे आप पॉइंट ए बोल सकते हैं और इसे आप बी बोल सकते हैं। बताइए, पॉइंट बी तक आ गए हैं आप लोग? यस ठीक है, अब फिर से टेबल में जाएं। ये चीज क्या है कि जब प्रोडक्ट सी भी आ गया है, प्रोडक्ट सी भी आ गया है, तो तीनों को मिलाकर इकट्ठी सेल्स है 18,750 की और तीनों इकट्ठे मिलकर प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं 2,500 का। तो 18,750 की सेल्स पर 2,500 का आपको प्रॉफिट, तो 2,500 का प्रॉफिट यानी कि यहां से, और 18,750 की सेल, 18,750 की सेल मतलब ये तो 19,000 हो गया, 19,000 से भी यहां। तो पॉइंट आपको खींचना है 2,500 का प्रॉफिट। एक ही पॉइंट आपका डिटर्मिन हो गया। और अब पहले वाले पॉइंट, पॉइंट बी से इस पॉइंट सी तक आप एक लाइन खींचिए। हाँ जी, पॉइंट सी भी डिटर्मिन हो गया। यस मैम। ठीक है,
और अब आप क्या करेंगे, आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट, वहां से पॉइंट सी तक, वहां से पॉइंट सी तक अब एक ग्राफ खींचते हैं। अभी आपको मतलब समझा देते हैं, मतलब चल क्या रहा है ये सब। हाँ जी, और आइडिया लगाकर बताएं, ये अप्रोक्सीमेट क्या 12,000 और 14,000 के बीच में है, 12 to 14,000 के बीच में आ रहा है वो पॉइंट आपके पास? यस मैम। यस मैम। मैम ओके, अभी हमने इस क्वेश्चन में चीटिंग नहीं किया ना, बट इट वुड हैव बीन 12,500। ये 12,500 और ये ब्रेक इवन पॉइंट है। ये प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ है, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे ये कट करता है, ब्रेक इवन पॉइंट पर कट करता है। तो सेल्स मिक्स का ध्यान रखते हुए हमारा कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट है 12,500 का। अब कहानी क्या चल रही है मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो बताओ, ये 12,500 आपने प्लॉट कर लिया? यस मैम। अब देखिए, मैं डायरेक्टली ये प्रॉफिट वॉल्यूम जो ब्लैक वाली लाइन है जो हमने लास्ट में बनाई है, मैं डायरेक्टली खींच सकती थी, क्योंकि प्रॉफिट वॉल्यूम ग्राफ को क्या चाहिए, एक पॉइंट तो ये चाहिए 5,000 का, कि कुछ भी ना बेचो, 5,000 का लॉस तो होना ही होना है। ऑल्सो आई न्यू 2 मिनट बस। ऑल्सो आई न्यू दैट सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करो, फिक्स कॉस्ट माइनस करो, तो 2,500 का प्रॉफिट आ रहा है। मुझे अभी वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी, मुझे क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा था। तो हम ये काम कर सकते थे पहले से ही कि 18,750 की सेल्स पर मैं 2,500 के प्रॉफिट के हिसाब से पॉइंट सी मेरे को पहले से ही पता चल सकता था। मैं ऑलरेडी ये ब्लैक वाली लाइन खींच देती, मैं बता देती 12,500 का ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो हो जाती। क्यों मैंने ये वाला काम किया, मैंने ये वाली लाइन खींची, मैंने ये वाली लाइन खींची, ये वाली लाइन खींची, ताकि अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इम्पैक्ट पता चल सके। जी, यहाँ पर प्रोडक्ट सी कहानी को खराब कर रहा है, खराब कर रहा है। क्यों खराब कर रहा है? प्रोडक्ट सी क्यों नहीं होना चाहिए था इस सेल्स मिक्स में, बताओ जी, क्यों नहीं होना चाहिए था सेल्स मिक्स में? क्योंकि वो प्रॉफिट कम कर कम रहा और है। उससे प्रॉफिट कम हो रहा है, बट क्यों कम हो रहा है, वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों कम हो रहा है? बिकॉज इन दी फर्स्ट प्लेस दे ही नेगेटिव कंट्रीब्यूशन रहा है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो नेचुरली इसने ऑलरेडी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन ए और बी की मिला के आ रही थी, उसको और गिरा दिया इसने। मतलब प्रॉफिट आ रहा था अच्छा खासा 3250 का, इसने नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की वजह से गिरा दिया उसको। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट बी अपने आप में एक होगा, एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन वाला प्रोडक्ट होगा, बट इतना बढ़िया नहीं है जितना प्रोडक्ट ए था। एक तरीके से आप इंडिविजुअली सिर्फ पता करो, इंडिविजुअली पीवी रेशो कितनी कितनी है, इंडिविजुअल पीवी रेशो ए की। 6,000 डिवाइडेड बाय 7,500 करना प्लीज फटाफट से। 6,000 डिवाइडेड बाय 7,500 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड 80%। 80%। लिखने वाली बात नहीं है। बी की कंट्रीब्यूशन कितनी है? 2250 डिवाइडेड बाय 7,500, कमी आ रही है 30%। 30%। सी की तो नेगेटिव में है। तो सिर्फ अगर प्रोडक्ट ए, सारे रिसोर्सेज प्रोडक्ट ए में छोक दो, तो हमारा प्रॉफिट ग्राफ ना ऐसा दिखाई देता, बाकी सब कुछ ना बनता, यही ग्रीन वाली लाइन ही हमारी एक्सटेंड हो जाती, ये हमारा प्रॉफिट वाला ग्राफ होता अगर सिर्फ प्रोडक्ट ए को हम रखते। प्रोडक्ट बी भी जब आ गया, अभी भी प्रॉफिटेबल बात चल रही है, अभी भी पॉजिटिव स्लोपिंग ही है, बट नाउ अब ऐसा कुछ है, थोड़ा सा स्टीप हो गया है, स्टीप हो गया है, क्योंकि प्रोडक्ट बी इज नॉट दैट प्रॉफिटेबल, और सी की वजह से तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ही चली गई, यानी कि सी ने आके तो मामला बिगाड़ ही दिया। तो अगर मैं इन दी फर्स्ट प्लेस सिर्फ ये ब्लैक लाइन प्लॉट कर देती, मुझे ये कहानी ना समझ में आती कि प्रोडक्ट सी काम खराब कर रहा है जी। इसलिए हमने ऐसा काम किया, और लास्ट में हमने ये ब्लैक वाली लाइन, जो कि हमारा असली ऑब्जेक्टिव था, हमने वो कंप्लीट किया। और ये 12,500 कैसे आ रहा है, अब मैं आपको चीटिंग करके बता रही हूँ, अब मैं आपको चीटिंग करके बता रही हूँ जी। मुझे पता करनी है कॉम्पोजिट पीवी रेशो। कॉम्पोजिट पीवी रेशो का क्या मतलब है? क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्यूमुलेटिव सेल्स। क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी प्लीज बताना, क्यूमुलेटिव कंट्रीब्यूशन कितनी आ रही थी? 7,500। और क्यूमुलेटिव सेल्स 18,750। 18,750, तो ये कितनी आ रही है? 60%। आर यू श्योर 40% नहीं आ रही?
मैम 40%. 40% आ रही है, 40%। और ब्रेक इवन पॉइंट, कॉम्पोजिट ब्रेक इवन पॉइंट का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट वैसे तीनों का मिलाकर है ना, और कॉम्पोजिट पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 5,000 का, 5,000 डिवाइडेड बाय 40%, 12,500। तो ये सेल्स मिक्स वाला ब्रेक इवन पॉइंट है एक तरीके से। जब तीनों प्रोडक्ट चल रहे हैं तो फिक्स कॉस्ट हम किसी एक को एलोकेट वैसे नहीं कर सकते थे, वो तो हमने प्रॉफिट वॉल्यूम में देख लिया कि अगर सिर्फ ए होता तो क्या होता, ए और बी दोनों हो गए तो क्या होगा, ए और सी, ए बी और सी तीनों हो गए तो क्या हो गया। बट अल्टीमेटली हमको मतलब ब्लैक लाइन से था जो हमने लास्ट में बनाई। हाँ जी, क्लियर? क्लियर है ये क्वेश्चन? यस मैम। आपको क्लियर है कि हमने ये ए बी और सी पॉइंट्स क्यों डिटरमिन किए? यस मैम। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट ग्राफिकल एस्पेक्ट ऑफ सीवीपी एनालिसिस। बस कल हम अपना मिसलेनियस वाला टॉपिक शुरू कर देंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। किसी का कोई डाउट है तो रुक जाए, अदरवाइज टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो।